हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू। इसी को हम कहते हैं लिस पेंडेंस। लिस का मतलब होता है लिटिगेशन और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग या कॉन्टिन्यूइंग। तो ऑल टुगेदर लिस पेंडेंस का मतलब हुआ पेंडिंग लिटिगेशन, और ये बेस्ड है एक वेल नोन मैक्सिम पे, दैट इज पेंडेंटे लाइट निहिल इनोवेटर, जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब हुआ सूट पेंडिंग है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तब उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई नया इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। जब नया इंटरेस्ट क्रिएट होता है तभी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का। तो ये बार करता है किसी भी नए इंटरेस्ट को फॉर्म होने से। मतलब ए और बी के बीच में अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ए मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट कोर्ट में चल रहा है, तो वहां पर ना ए ना बी उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लिस पेंडेंस हमारा नेसेसिटी पे बेस्ड है। जस्टिस एडमिनिस्टर हो पाए इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई सूट जिसका डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी के टाइटल का और वो कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो हमारी पार्टीज हैं वो खुद प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर सकती। तो इसलिए लिस्पेंडेंस इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये रोकता है, पार्टीज को बार करता है प्रॉपर्टी अपने हिसाब से डिस्पोज करने के लिए और इंटरफेयर करने के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग से। क्योंकि अगर खुद से प्रॉपर्टी बेच देंगे, सपोज करिए एक प्रॉपर्टी है और उसका डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, और ए और बी उसकी पार्टी हैं और बी ने प्रॉपर्टी बेच दिया, तो फिर कोर्ट का क्या मतलब रह गया। एक इलस्ट्रेशन से इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए वही इलस्ट्रेशन है कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ए कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसकी है और बी कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और बी ने क्या करा, ए को सू कर दिया। तो अब जब ये पूरा जो मैटर है, ये जो पूरा मैटर है ये कोर्ट में पेंडिंग है, तब हम इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम किसी थर्ड पर्सन को, सी को, ना बी दे सकता है ना ए दे सकता है, दोनों इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल देखते हैं सेक्शन 52 के, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एसेंशियल कंडीशंस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सेक्शन 52 के एप्लीकेशन के लिए, और अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी तो सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा। तो जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है वो बात करती है पेंडेंसी ऑफ सूट या प्रोसीडिंग की। पेंडेंसी शुरू होती है उस डेट से जब प्लेंट फाइल करी जाती है, और तब तक रहती है जब तक सूट डिस्पोज ना कर दिया जाए डिक्री या ऑर्डर के फॉर्म में। तो जब हम प्लेंट प्रेजेंट करते हैं तो तीन ऑप्शन होता है, या तो एक्सेप्ट होगी, या तो रिटर्न होगी, या तो रिजेक्ट होगी। तो जब प्लेंट एक्सेप्ट होगी तो माना जाएगा कि सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गया। जब प्लेंट रिटर्न करा जाएगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 10, किस बेसिस पे, जुरिस्डिक्शन के बेसिस में, कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है केस ट्राई करने का। तो जिस डेट को फाइल करा गया था पहली बार, उसी दिन से सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा और इंस्टीट्यूट माना जाएगा। हमारी थर्ड कंडीशन है जो कि बात करती है कि अगर प्लेंट रिजेक्ट होती है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, तो ऐसे केस में जब सारी कमियां पूरी कर दी जाएंगी और फिर से प्लेंट दोबारा फाइल करी जाएगी, तो जिस डेट को दोबारा फाइल करी जाएगी उस डेट से हम सूट को इंस्टीट्यूट मानेंगे। और अगर रिजेक्ट नहीं किया गया है और डेफिशिएंसी को मेकअप करने का टाइम दिया गया है, तो सूट जब पहली बार प्रेजेंट किया गया था कोर्ट में तभी से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। तो होप इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन राइज हुआ जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि जो पेंडेंसी है सूट की वो कब से मानी जाएगी, उस डेट से जब हम सूट फाइल करते हैं या उस डेट से जब हम समन सर्व करते हैं। तो इसका आंसर प्रिवी काउंसिल ने एक केस में दिया था जिसका नाम है प्राग नारायण वर्सेस प्रियाज हसन खान। इसका साइटेशन लिखा है, आप लिख सकते हैं। तो इस केस में बोला गया कि पेंडेंसी ऑफ सूट जो माना जाएगा वो माना जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग से, ना कि जब समन सर्व किए जाएंगे। तो हमारा जो लिस्पेंडेंस है वो अप्लाई होता है एपेलेट स्टेज और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दोनों में, लेकिन दोनों टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। हमारा सेकंड एसेंशियल है जो बात करता है कि पेंडेंसी शुड बी इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन।
पेंडेंसी जो सूट की होगी वो उसी कोर्ट में होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंट है केस को ट्राई करने के लिए, मतलब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। अगर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट में है तो लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो लिस पेंडेंस का कोई एप्लीकेशन नहीं है। आगे देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड एसेंशियल है वो बात करता है राइट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिस पेंडेंस अप्लाई हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सूट है उसका इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर जो होगा सूट का उसका रिलेशन डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से होना चाहिए, तभी लिस पेंडेंस अप्लाई होगा। एग्जाम्पल, टाइटल के लिए सूट हो, पार्टीशन का सूट हो या एजमेंट सूट हो, जिसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा वहां पर सेक्शन 52 अप्लाई होगा, वरना तो सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है सूट मस्ट नॉट बी कोल्यूसिव। तो सूट कोल्यूसिव कब होता है? सूट कोल्यूसिव तब होता है जब कोई एक्चुअल डिस्प्यूट नहीं होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, और सूट फाइल किया गया है ताकि थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को हम डिफीट कर सकें। मैलिफाइड इंटेंशन से जब हम सूट फाइल करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोल्यूसिव सूट। तो इसमें एक केस है गौरी दत्ता वर्सेस शेख मोहम्मद का। इसमें एक हिंदू वाइफ होती है, मेंटेनेंस का केस करती है हस्बैंड के ऊपर, और इसमें मिली भगत होती है हस्बैंड और वाइफ की कि जब केस चलता रहे तो प्रॉपर्टी बेच देना, ऐसा वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड से। तो हस्बैंड बहुत पतिव्रता टाइप का होता है और बात मान लेता है, और यही करता है कि जब सूट चल रहा होता है कोर्ट में तो वो प्रॉपर्टी बेच देता है। सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि वाइफ का चार्ज क्रिएट हो जाता है प्रॉपर्टी में, और इशू आता है कोर्ट के सामने कि क्या ट्रांसफरी बाउंड है मेंटेनेंस वाइफ को पे करने के लिए, क्योंकि अब उसका चार्ज क्रिएट हो गया है प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर कोर्ट हेल्ड करता है कि लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो नेचर है सूट का वो क्या है? कोल्यूसिव है, और जहां पर कोल्यूसिव सूट होता है वहां पर लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होता है। तो ये कोल्यूसिव सूट से रिलेटेड था। नेक्स्ट एसेंशियल है प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विथ। तो सूट जब पेंडिंग होता है तब अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज के फॉर्म में तो लिस पेंडेंस अप्लाई होगा। तो अगर इस टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है प्लेंटिफ के द्वारा या तो डिफेंडेंट के द्वारा तो लिस पेंडेंस का पूरा एप्लीकेशन होगा। अदरवाइज डेल्ट विथ फ्रेज जो है इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहां पर ट्रांसफर तो नहीं हुआ एग्जैक्टली बट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे अगर पार्टीशन होता है जब सूट पेंडिंग है तो जो कोर्ट का डिसीजन आएगा, आउटकम आएगा केस डिस्पोज होने के बाद, तो वो पार्टीशन पे अप्लाई होगा और बाइंडिंग होगा। तो ये हमारे एसेंशियल थे। एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 52 का? तो सेक्शन 52 का एक ही एक्सेप्शन है कि अगर पेंडेंसी ऑफ सूट है, मतलब सूट पेंडिंग है कोर्ट में, और जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का वो कोर्ट के परमिशन से हुआ है, तब लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कोर्ट ने परमिट कर दिया है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, तब लिस पेंडेंस का किसी भी तरह का एप्लीकेशन नहीं होगा। और इसमें यह भी है कि अगर ट्रांसफर होता है रेवेन्यू सेल के लिए तो लिस पेंडेंस नहीं अप्लाई होता, और अगर ट्रांसफर का रिलेशन मनी मैटर से है तब भी लिस पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। तो केस देख लेते हैं, बेलमी वर्सेस सेबाइन। यही पूरा बेसिस है लिस पेंडेंस का, और इसमें जस्टिस टर्नर ने बोला था कि अगर सूट पेंडिंग है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में तो जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, जो आउटकम होगा केस का, वो बाइंडिंग होगा ना सिर्फ लिटिगेंट पार्टीज में, मतलब सिर्फ ना कि जैसे ए और बी पार्टीज हैं सूट की तो ना सिर्फ ए और बी पर होगा, बल्कि जिसको ट्रांसफर करी गई है, जैसे बी ने थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करा या ए ने थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करा, तो उस पे भी बाइंडिंग होगा। और यही प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट करा गया था फैयाज हुसैन खान वर्सेस प्राग नारायण में। तो ये था आपका सेक्शन 52। होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।